नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम के बारे में। पंचायती राज की जो पिछली क्लास थी इसमें हमने पेशा अधिनियम के बारे में बात की थी। पेशा अधिनियम कब आया, क्या क्या इसे लाने के पीछे कारण थे। प्यारे साथियों, पंचायती राज में आज का टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। टॉपिक ये है वन अधिकार अधिनियम, जो कि 2006 में इस अधिनियम को लाया गया था और 1 जनवरी 2008 को इसका क्रियान्वयन हुआ, इसे लागू किया गया। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको चीजों को सुनना है, क्योंकि प्रश्न कैसा भी यहां से बन सकता है। अगर अवधारणात्मक यानी कंसेप्ट वाइज प्रश्न आया तो यहां पर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया। इसे अधिसूचित किया गया था 31 दिसंबर 2007 को। कब किया गया था? 31 दिसंबर सन 2007 को इसे अधिसूचित किया गया और 1 जनवरी 2008 को इसे लागू किया गया। तो आपको ये जो तीनों डेट है 2006, 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008, ये बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान रखना है, इस वन अधिकार अधिनियम को ही STTFD एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। या तो STTFD पूछा जाएगा या वन अधिकार अधिनियम पूछ लिया जाएगा। बात यह आती है कि सर लाया क्यों गया। सबसे पहले इस बात की समझ भी तो होनी चाहिए। पेशा अधिनियम लाया गया था, उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये जो वन अधिकार अधिनियम है इसे क्यों लाया गया? देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन तो हमें रटना ही पड़ेगा। थोड़ी सी वहां पर समझ अगर विकसित हो तो जल्दी आप उसे याद कर सकते हैं क्रमबद्ध तरीकों से, लेकिन अवधारणात्मक समझ अगर आपको डेवलप करना है तो पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, तभी वहां से आप प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। हमें शब्द को तोड़ना है वन अधिकार अधिनियम। इसके शुरू के 2 शब्द देखिए, पहला है वन, दूसरा है अधिकार। यानी वन संबंधी अधिकार देना। किसे देंगे आप? तो वन संबंधी अधिकार उन्हीं को दिया जाएगा जिनका वन से कहीं ना कहीं ताल्लुक ज्यादा रहता है। कहने का मतलब आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें वन अधिकार देना, वन के संबंध में अधिकार देना, जिसके लिए यह अधिनियम लाया। 2006 को यह अधिनियम आया। जैसे कि पेशा अधिनियम में हमने देखा था कि जो पेशा अधिनियम था वहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन किया गया था जो वहां पर कार्य करवाती थी। ठीक ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि वन के अधिकार या वन संबंधी स्वामित्व देने के लिए अनुसूचित जाति या जो आदिवासी है उन्हें वन के अधिकार देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जिसका नाम था वन अधिकार अधिनियम। हुआ क्या? औपनिवेशिक काल जब था, औपनिवेशिक काल का मतलब यह है भारत पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी, ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का जब यहां पर शासन था, आधिपत्य था, तो उस समय क्या हुआ कि वनों पर भी इन्होंने अधिकार किया। जब अंग्रेजों ने वनों पर अधिकार किया तो वहां की जनजातियां इससे काफी प्रभावित हुई, क्योंकि वन आय के एक अच्छे सोर्सेस होते हैं। वनों से आप अगर चाहें तो बहुत आय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने वनों के द्वारा आय प्राप्त करना प्रारंभ की। अब अधिकांशतः जो जनजाति थी उन जनजातियों का व्यवसाय या जनजातियों का जो जीवन था वह वनों पर ही आश्रित था। तो अंग्रेजों ने यहां पर औपनिवेशिक काल में जो वन थे उन वनों पर अपना अधिकार किया, जिससे जनजातियां प्रभावित हुई। जनजातियों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जो उन्हें मिलना चाहिए। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने सोचा कि एक अधिनियम लाना चाहिए जिससे वन पर जो आश्रित जनजाति है उन्हें वन संबंधी अधिकार मिल पाए। जो जनजाति ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम औपनिवेशिक काल के समय में प्रभावित हुई, वह जनजाति पुनः अपने कार्यों में संलग्न हो सके, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था वन अधिकार अधिनियम 2006। इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके द्वारा आदिवासियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए उनको हम समझते हैं। पहला अधिकार दिया गया गौण वन उत्पाद। पेशा अधिनियम में भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं कि गौण वन उत्पाद की जब हम बात करते हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता हो गया, इसके साथ ही गोंद हो गया, गोंद के साथ है हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है, इन चीजों को एकत्रित करना, इनका संग्रहण करना, एकत्र करने के बाद इन्हें विक्रय यानी बेचना, इसके स्वामित्व की बात की गई है वन अधिकार अधिनियम में। अधिकांश जनजातियां कृषि कार्य में संलग्न नहीं होती, खेती नहीं करती।
अब खेती नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, कुछ तो होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर आप कृषि नहीं कर रहे तो कृषि के अलावा व्यवसाय कर रहे होंगे, व्यवसाय नहीं कर रहे तो हो सकता है आपके घर वाले या आप कोई हो सकता है किसी जॉब में होंगे, कुछ तो होगा जिसके द्वारा आपके परिवार को चलाया जा रहा होगा, आपका परिवार सही तरीके से चल रहा होगा। तो जनजातियों के संबंध में भी यही है कि अगर जनजाति कृषि नहीं कर रही तो फिर क्या। तो जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है वनों पर आश्रित रहना, वनों की जो वन उपज है, जो वहां से चीजें प्राप्त हो रही है, उसी के द्वारा जीवन को चलाना। तो पहला काम क्या किया जाना चाहिए इस अधिनियम के द्वारा कि जो गौण वन उत्पाद हैं, कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, भिलावा हो गया, इसके साथ ही अन्य पौधों की अगर हम बात करें या अन्य औषधि पौधों की बात करें, तेंदुपत्ता हो गया, इन्हें एकत्रित करना और एकत्रित करने के साथ ही इनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, इनका स्वामित्व लोगों को देना, ये इस वन अधिकार अधिनियम की एक विशेषता है। ये इसके द्वारा एक अधिकार दिया गया। ठीक है। दूसरा है आदिम जनजातियों का निवास स्थान से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश की जनजाति अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है, आप सभी कहते हैं कि सर हम पटवारी की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हो और एमपी जीके को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे यह बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति अत्यंत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है और उन जनजातियों का नाम क्या है, उन जनजातियों की कितनी संख्या है। आपको कमेंट करके यह बात बतलाना है। अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं तो आपको इस बात का आंसर पता होगा और आप इस पे कमेंट कर देंगे। आदिम जनजातियों की बात का मतलब यह है कि जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, उन जनजातियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना, उनके लिए आवास बनवाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, उन्हें स्थायित्व प्रदान करना, ये इस अधिनियम की एक विशेषता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है यायावरी या चरागाही समुदायों। ये क्या है सर, ये यायावरी क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। चरागाही समुदायों को ही हम कहते हैं यायावरी। यायावरी का मतलब यह है कि घुमंतु प्रजाति के लोग या घुमंतु जाति के लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर स्थायित्व रूप से नहीं रहते, स्थायी रूप से नहीं रहते, वे आज यहां है, कल कहीं पर जाएंगे, अगले दिन कहीं पर जाएंगे। जैसे एक जनजाति है, जनजाति में एक आपने सुना होगा बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति क्या करती है, उनका निवास स्थान फिक्स नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। वे आज यहां पर निवास कर रही, कल कहीं और निवास करेगी। क्यों? क्योंकि उनका व्यवसाय ही कुछ ऐसा होता है कि स्थायित्व देकर उनके व्यवसाय को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ही एक जनजाति है चरागाही समुदाय से संबंधित। इसमें क्या होता है कि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता है और यहां में जंगलों में पशुओं को चराना, इसके साथ ही उनके द्वारा ही इनका जीवन चलाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब मैं थोड़ा सा पंचायती राज से हटके एक टॉपिक बता रहा हूं। जीएस का टॉपिक है हिस्ट्री। और मैंने कहा था कि केवल पंचायती राज पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें समग्र विकास करना है। हमें सभी सब्जेक्ट में मेन चीजें अगर कहीं पर लिंक होती है तो मैं आपको बताता चलूंगा, और वह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वहां पर प्रश्न बनने की अत्यंत संभावना रहती है। क्या बात है सर? बात यह है चरागाह समुदाय से संबंधित ही एक बात है। जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और वैदिक काल का अध्ययन करते हैं, वैदिक काल वह काल है जहां पर हमारे चारों वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो वेद थे, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, इनकी रचना हुई थी वैदिक काल के समय, लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय इसकी रचना हुई। अगर किसी ने इतिहास को नहीं पढ़ा तो आप इसके बारे में वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आपने पढ़ लिया है तो समझ लीजिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा और 100% श्योरिटी है कि आपको कुछ चीजें नहीं सुनने को यहां पर मिलेगी। तो वैदिक काल में क्या हुआ कि वेदों की रचना हुई, लेकिन वेदों की रचना यहां पर वैदिक काल दो कालों में विभक्त था। एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। दो भागों में वैदिक काल विभक्त था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, अधिकांशतः वेदों की रचना यहां पर, वेद उपनिषदों की अधिकांश रचना यहां पर हुई थी। और जो वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था, उस समय केवल एक वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद। उसी समय हमारे वेदों की रचना हुई संस्कृत
जो भाषा थी संस्कृत का प्रचलन उस समय अधिक तौर पर था। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें इस बात से संबंधित बात तो कहीं समझ में आ ही नहीं रही। बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि जब वेदों की रचना हुई तो वेदों की रचना के पहले जो लोग निवास करते थे उन्हें हम कहते थे आर्य, और आर्य लोगों की जो सभ्यता थी उसे ही हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। आप कहेंगे सर कंफ्यूजन में आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। बात यह है कि इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो अधिकांश लोग इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। इसके पहले भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं इतिहास के बारे में कि आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, लेकिन अधिकांश लोग यहां पर नहीं पढ़ते, सीधे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता समाप्त तो हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के पश्चात एक सभ्यता आती है जिसका नाम था वैदिक सभ्यता या वैदिक काल इसे हम कहते हैं। इस समय क्या हुआ कि इस सभ्यता के ये जो लोग थे, ये लोग थे पशुपालक समुदाय से संबंधित, यानी ये पशुओं को पालते थे। लेकिन ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से ये भारत में आकर बसे। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि मध्य एशिया से आकर बसे? तो इतिहास में हमें जानकारी के बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं, बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। एक अभिलेख मिला, आप डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख का नाम था बोगोचकोई अभिलेख। बस यही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस अभिलेख का नाम था बोगोचकोई अभिलेख। लगभग 1400 बीसी पुराना, यानी 1400 ईसा पूर्व में यह अभिलेख मिला। इतना पुराना यह अभिलेख था जिसका नाम था बोगोचकोई अभिलेख। हुआ क्या कि भारत में जब आर्य आए तो आर्यों ने जैसे भारत में यहां पर निवास स्थान अपना बनाया। आर्य थे पशुपालक समुदाय के लोग, ये पशुओं को पालते थे, पशुओं को चराते थे। तो हुआ क्या कि ये मध्य एशिया से चले, मध्य एशिया से चलते चलते ये पशुओं को चराते चराते यहां पर आए और यहां पर आकर रहने लगे। उन्हें लगा कि यहां पर चारागाह की उत्तम व्यवस्था है, हम हमारा जीवन यहां पर चला सकते हैं। तो धीरे धीरे ये स्थायी रूप से रहने लगे, धीरे धीरे कृषि करने लगे। लेकिन कृषि तो बाद में आई, इसके पहले ये पशुपालन करते थे, पहले पशुओं को चराते थे। तो ये यहां से चलना प्रारंभ किए और यहां पर आकर पहुंचे। यहां पर देखा लोगों ने कि इनके कुछ देवता थे जिनके में प्रमुख रूप से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य ये देवता आपको देखने को मिलेंगे जब आप वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। जैसे आज हम प्रमुख भगवान या देवता को मानते हैं तो उस समय आर्य लोग कुछ देवताओं को मानते थे। तो यहां पर इसके बारे में जानकारी मिली। लेकिन देखा गया कि यार ये जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ और उस अभिलेख में भी उन्हीं देवताओं का वर्णन मिला जो यहां पर मिलता है। समझ रहे हो आप? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप किसी धर्म से संबंधित है और उसी धर्म से संबंधित अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर भी रह रहा है तो आप कह सकते हैं ना कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ लिंक होगा। ठीक ऐसे ही लोगों को पता कैसे लगा कि आर्य भारत में कहां से आए? तो यहां पर जो देवता थे, इन्हीं देवताओं का उल्लेख यहां जो मध्य एशिया था यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें मिल गया। उन देवताओं के नाम थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो आर्यों के देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, और वही देवता यहां पर मिले, इस अभिलेख में मिले। तो मैक्स मुलर एक व्यक्ति हुए, एक विद्वान हुए, इन्होंने कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान था वे था मध्य एशिया, और मध्य एशिया से घूमते हुए ये भारत में आकर रहने लगे। ये एक चारागाह समुदाय से संबंधित थे, पशुपालक वर्ग से संबंधित थे। ये पशुओं को चराते चराते यहां पर पहुंचे और यहां पर रहने लगे। धीरे धीरे ये इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ और यहां पर कृषि कार्य करना प्रारंभ किए और धीरे धीरे वेदों की रचना हुई, सभी चीजें हुई। लेकिन आपके इतिहास के दृष्टिकोण से जीएस में जो प्रश्न बन सकते हैं वो 2-3 प्रश्न है। पहली बात, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो भारत तो इनका मूल निवास स्थान नहीं था। ये कहां पर पहले रहते थे? रहते थे मध्य एशिया में। तो पहला प्रश्न बनेगा आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो वे था मध्य एशिया। दूसरा, आर्यों के वे कौन से देवता थे जिनका उल्लेख बोगोचकोई अभिलेख में मिलता है? तो उसका नाम थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कितना पुराना यह अभिलेख था? 1400 बीसी पुराना। इसके साथ ही आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी किसने दी? तो यह जानकारी दी थी मैक्स मुलर ने। अभी समय का थोड़ा अभाव है, वरना मैं बहुत डिटेल में आपको ये वाला टॉपिक समझाता ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं होते।
तो हमने क्या देखा कि ये चारागाह वाला समुदाय था जो पहले पशुओं को चराता था। ठीक ऐसे ही यहां पर वन अधिकार में क्या कहा गया है कि ये जो यायावरी या चारागाही समुदाय हैं, इनके लिए चारागाह की व्यवस्था हो सके, इसलिए इन्हें वनों का अधिकार देना चाहिए। अगला है वन भूमि को धारित या रहने का अधिकार देना चाहिए। वही बात हो गई कि कुछ समुदाय जो कि कृषि कार्य में संलग्न होना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हम कृषि करेंगे, तो वन में इन्हें भूमि देना चाहिए ताकि वहां पर ये कृषि कर सके, वहां पर ये स्थायित्व रूप से बच सके। तो प्यारे साथियों, ये हुआ वन अधिकार अधिनियम। 2006 में ये अधिनियम आया। 31 दिसंबर 2007 को इसे अधिसूचित किया गया और 1 जनवरी 2008 को इसका क्रियान्वयन किया गया, इसको लागू किया गया। कोई भी डाउट है पंचायती राज से संबंधित तो आपको कमेंट करके बताना है। रेगुलर पढ़ाई करना है, रिवीजन बार बार करना है और केवल पंचायती राज नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट को साथ में पढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।